सभी स्टूडेंट को हमारा नमस्कार। आज हम जो अपनी वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे ये सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे वाक्य के तत्व। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। ये 4 चीजें हम वाक्य विचार के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वाक्य विचार के अंदर आपको यदि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इन चारों चीजों से आएंगे, और ज्यादातर प्रश्न आपको जो पूछे जाते हैं वो वाक्य के अंग से पूछे जाते हैं या वाक्य के प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम इन सभी पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। पहले हम वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे, अंक पढ़ेंगे और वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। ये चारों टॉपिक जो है आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। यदि आपको इसके 1 या 2 प्रश्न आपको बहुत जरूरी है कि बहुत जरूरी ढंग से ये पूछे जाएंगे आपको, तो अपन इनको एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो परिभाषा की बात करते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य की परिभाषा क्या होती है हमने हिंदी में देखा। यदि आपको यहाँ पर शॉर्ट रूप में मैं थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपको परीक्षा में भी पूछी जाती है, लेकिन इसमें भी इसके 3 आंसर हैं। यदि आपसे कोई मौखिक रूप पूछता है तो ये ध्वनि है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप क्या है, तो ध्वनि है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप क्या है, लिखित रूप है आपका वर्ण। यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उसका सार्थक रूप क्या है, तो सार्थक रूप है आपका शब्द। ये 3 चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद शब्द जो होते हैं, शब्दों के बाद अपन की बात आती है वाक्य। शब्द के बाद आपका आता है वाक्य, शब्द के बाद वाक्य आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा जो वाक्य है ये शब्दों के द्वारा इसका निर्माण होता है। 1 से अधिक 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, ऐसे शब्द जो सार्थक हो, और इन सार्थक शब्दों को सार्थक ढंग से ही जोड़ा जाए, सार्थक रूप में यदि जोड़ा जाए तो शब्दों के द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वाक्य जो बनता किससे है, शब्दों से। वाक्य बनता किससे है, शब्दों से। एक चीज और यहाँ पर अपन को मैं आपको बता देता हूँ कि जो शब्द हैं ये जब वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाते हैं, मतलब शब्दों को जोड़कर जब हम वाक्य बना देते हैं, तो शब्द की डेफिनेशन, शब्द का नाम जो है वो बदल जाता है और ये पद का रूप ले लेता है। ये भी अपन को काफी बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भाई पद क्या है। यह शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि शब्द यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको हम पद कहते हैं। यदि आपको डेफिनेशन की बात करनी है तो डेफिनेशन में अपन को इसका नाम शब्द ही रखना है, क्योंकि उस समय वो शब्द है। लेकिन शब्द जब वाक्य के अंदर चला जाएगा तो वो बन जाएगा आपका पद। यहाँ पर कुछ 2-3 प्रश्न जो है आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं कि वाक्य किससे मिलकर बनता है, शब्दों से। शब्द यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक रूप ध्वनि है, लिखित रूप वर्ण है और सार्थक रूप आपका शब्द है। सार्थक का मतलब ऐसा छोटा रूप जिसका कोई न कोई अर्थ हो। तो शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, वर्ण का, ध्वनि का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो ये तो आपकी वाक्य की परिभाषा हो गई कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि वाक्य के तत्व। अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के तत्व, मतलब वाक्य जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है। वाक्य के तत्व, वाक्य किस किस से मिलकर बना है और वाक्य के अंदर कौन कौन सी
जो बिंदु है वो वाक्य के अंदर मौजूद होने चाहिए जिससे कि वो शुद्ध वाक्य कहलाए, वो अशुद्ध ना हो। और यदि कोई बिंदु मौजूद नहीं है इनमें से तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको हम कहते हैं तत्व। तो इसमें सबसे पहला जो तत्व होना चाहिए वो होना चाहिए सार्थकता। सबसे पहला तत्व होना चाहिए सार्थकता। सार्थकता मतलब सार्थक इसमें शब्द है, ठीक है, सार्थक में भी से है और अर्थ मतलब अर्थ के साथ और प्लस में इसमें ता लगा हुआ है। मतलब ता लगाने से आपको पता है कि जो है ये ता प्रत्यय है, ये भावार्थक संज्ञा का रूप ले लेता है। तो वाक्य के अंदर सार्थकता होना चाहिए। कहने का मतलब वाक्य के अंदर लिखा गया प्रत्येक शब्द आपके क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, कुछ का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्य के अंदर कोई भी शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ ना हो। आपका जो दूसरा तत्व है वो है आकांक्षा। आकांक्षा, यदि वाक्यों में आकांक्षा का तत्व शामिल है तो वाक्य रुचिकर होंगे। जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाला जो होता है वाक्यों को, वो इसमें अपनी इच्छा जो है उसको बनाए रखता है, मतलब उसकी जो रुचि है वो बरकरार रहती है। आकांक्षा का मतलब होता है कि एक वाक्य को पढ़ने के बाद में दूसरे वाक्य की इच्छा करना, दूसरे वाक्य को पढ़ने की इच्छा करना, तो इसका मतलब होता है आकांक्षा। यदि कोई भी लेखक अपनी कोई एक स्टोरी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, नाटक लिख रहा है, एकांकी लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, यदि जब पाठक के पास वो जाता है और पाठक उसको जब पढ़ता है तो उसको जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो अगली लाइन को या अगले वाक्यों को पढ़ने की उसकी इच्छा होती है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी पढ़ूं और आगे की चीजें पढ़ूं। तो वो आकांक्षा नामक तत्व की इसमें क्या होती है, मौजूदगी होती है। नंबर 3 होता है आपका योग्यता। योग्यता का मतलब इंग्लिश में जिसको एबिलिटी कहते हो, एबिलिटी का मतलब होता है कि ये वाक्य के अंदर जो शब्द लेके गए हैं वो शब्द आपके उस कार्य को करने के लिए, जो वाक्य में लिखा गया है, जो क्रिया लिखी गई है, उस क्रिया को करने के लिए वो योग्य है या नहीं है। यदि वो शब्द योग्य है, जैसे माना कि आपको यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देखे, जैसे काटना क्रिया है और काटना क्रिया जो है वो किसी न किसी नुकीली जो धातु में होती है, जैसे तलवार है, कुल्हाड़ी है ना, तो इनसे आप किसी भी चीज को काट सकते हो। लेकिन यदि मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूं कि किसान लाठी से फसल काटता है, किसान लाठी से फसल काटता है। यहाँ पर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि फसल काटने का काम हो रहा है, काम करने वाला कौन है, किसान है, लेकिन वो काम किससे कर रहा है, लाठी से कर रहा है। लाठी फसल काटने के अयोग्य है, योग्य नहीं है। ये क्या है, अयोग्य है। लाठी के द्वारा किसान जो है वो फसल को नहीं काट सकता। इसका मतलब ये वाक्य के अंदर किसका अभाव है, योग्यता का अभाव है। और योग्यता का अभाव होने के कारण ये जो वाक्य है ये आपका क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। ये वाक्य सही, हिंदी की दृष्टि से सही नहीं है। तो वाक्य के अंदर योग्यता का होना भी बहुत आवश्यक है। आगे अपन देखते हैं अगला जो आपका तत्व है। अगला तत्व आपसे कहता है नंबर 4। नंबर 4 कहता है आसंति, और आसंति का अर्थ होता है निकटता। आसंति का अर्थ होता है निकटता। निकटता का मतलब ये जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं उन वाक्यों के अंदर जो है निकटता होनी चाहिए। जैसे माना कि मुझे इस पर पूरे बोर्ड पर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूंगा, सेंटेंस के बाद थोड़ा सा मैं गैप दूंगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, फिर गैप दूंगा, तीसरा वाक्य लिखूंगा, फिर गैप दूंगा, चौथा वाक्य लिखूंगा। इस प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा गैप देकर वाक्यों को लिखता जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैंने एक वाक्य यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक वहां लिख दिया, बहुत दूर दूर में वाक्यों को लिख रहा हूँ, तो वो उसके अंदर आसंति तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वो वाक्य कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। नंबर 5 जो होता है वो होता है अन्वय। वो होता है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है व्याकरण के अनुसार वो सही होना चाहिए, व्याकरण के अनुसार होना चाहिए।
जैसे माना कि आपके वाक्य में जो भी कर्ता है, कर्ता के साथ आपकी जो भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, आपकी कोई और अन्य व्याकरण है, काल है, पुरुष है, कुछ भी है, ये सारी जो उसमें अपन ने जो प्रयोग किए हैं व्याकरण की कोटियां, वो सारी कोटियां जो है आपकी लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर्ता जो है वो पुल्लिंग का है और उसके साथ पुल्लिंग की क्रिया आनी चाहिए, तो वो पुल्लिंग की आ रही है या नहीं आ रही है, या क्रिया स्त्रीलिंग की आनी चाहिए तो वो आ रही है या नहीं आ रही है। यदि वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो व्याकरण के अनुसार वाक्य जो है वो सही नहीं है और इसमें अन्वय के तत्व की कमी है। एक होता है आपका पदक्रम, एक होता है आपका पदक्रम, मतलब जितने भी शब्द आपने वाक्य के अंदर लिखे हैं उन शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वो शब्द पद का रूप ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पद क्रम। तो पद ये क्या है, शब्द ही है, ये शब्दों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक शब्द यहाँ लिखा और वो शब्द दूसरे स्थान पर आना चाहिए था, पहले पे लिख दिया, पहले स्थान पर आना चाहिए था, दूसरे पर लिख दिया, और यदि आपने ऐसा लिख दिया तो आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाएगा। और ये अशुद्धियों में इस प्रकार के वाक्य आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यहाँ पर हमने लिखा खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। मैंने देखो यहाँ पर एक शब्द जो है वो उसको चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब यहाँ पर यदि सेंटेंस के अनुसार हम देखें तो काटना क्रिया जो है वो किसके साथ होगी, खरगोश, मतलब काटेंगे खरगोश को, जबकि काटना किसको है, गाजर को, और खिलानी किसको है, खरगोश को। यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसके पदों का क्रम सही करना है। केवल अपन क्या लिखेंगे, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। गाजर को हम पहले लिखेंगे और काट कर को बाद में लिखेंगे, तो ये क्रम इसका जो है गलत हो गया है। तो पद क्रम भी आपका सही होना चाहिए, और पद क्रम सही नहीं है तो आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है। ये आपके वाक्य के 6 तत्व होते हैं। 6 तत्वों के बारे में आपने जो है जानकारी प्राप्त की। 6 तत्व है असार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, आशंति, अन्वय, पदक्रम। यदि आपको जैसे प्रश्न भी आ गया कि निम्नलिखित में से वाक्य के तत्व है, आपको 3 तत्व देगा, चौथा नहीं देगा, या आपको नहीं है का प्रश्न पूछेगा तो 1 तत्व आपको वाक्य का देगा, 3 उसमें नहीं देगा। या फिर आपको कोई भी एक सेंटेंस देकर ये पूछ सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन से तत्व का अभाव है। अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आज तक जो हमने, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो रीड हो, दोनों में ही हमने देखा है कि वाक्य के अंग से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो वाक्य के जो है वो 2 अंग होते हैं, मात्र 2 अंग है। और ये सबसे सीधा प्रश्न भी आपको इसका वाक्य वाले जो बिंदु है वाक्य विचार, इसका सबसे सीधा प्रश्न बनता है यदि आपको परीक्षा में आता है तो। और यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये सबसे टफ प्रश्न है, इसको कोई सही भी नहीं कर पाएगा। और यदि आपको जानकारी है तो ये बहुत सीधा है। जैसे पहला इसका जो होता है वो होता है उद्देश्य। पहला आपका वाक्य का अंग होता है उद्देश्य। उद्देश्य के देखिए, यदि आपसे कोई प्रश्न दे दे कि भाई मोहन बाजार गया, और मोहन बाजार गया, तो इसमें उद्देश्य क्या है, उपरोक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है। अब आपको यदि कोई इस बात को पूछेगा और आपको उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप ये कहेंगे कि भाई या तो उसको घूमने गया होगा, घूमने का उद्देश्य होगा, या उसका सामान खरीदने का उद्देश्य होगा, या उसका कोई अन्य उद्देश्य होगा, किसी से मिलने का उद्देश्य होगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी गलत मानी जाएंगी। और यदि आपको उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त है कि भाई उद्देश्य होता क्या है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये आपका बहुत ही सीधा प्रश्न कहलाएगा। अब अपन को क्या करना है इसमें, देखिए उद्देश्य अपन देखें तो कर्ता को कहते हैं। उद्देश्य अपन किसको कहते हैं, कर्ता। मतलब वाक्य में यदि आप इसको डेफिनेशन में देखें तो वाक्य में जिसके बारे में
जिसके बारे में बात करें। आप वाक्य में जिसके बारे में बात करेंगे मतलब कर्ता, क्योंकि हम वाक्य में जो भी बात करेंगे वो कर्ता की करेंगे। चाहे हम कोई क्रिया कार्य करने संबंधी बात करेंगे तो वो कार्य को कौन करेगा? कर्ता। मतलब कर्ता से संबंधित हम पूरी बातें करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में जिसके बारे में भी हम बात करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वो कर्ता कहलाएगा, और कर्ता ही आपका उद्देश्य होता है। अब यदि कोई आपसे पूछ ले इसको कि भाई मोहन बाजार जाता है, इसमें उद्देश्य क्या है? जब मोहन बाजार गया है इसमें उद्देश्य क्या है? तो आप फटाफट आंसर दे देंगे कि इसमें मोहन इसका क्या है? उद्देश्य है। अब यदि अपन दूसरे अंग की बात करते हैं तो वो होता है विधेय। ये होता है विधेय। अब अपन को शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि कर्ता से भिन्न। यदि आप इसको शॉर्ट में समझे तो कर्ता से भिन्न मतलब कर्ता को छोड़कर कर्ता के अलावा कुछ भी है तो वो आपका विधेय कहलाएगा। और यदि ऐसे ढंग से यदि अपन बात करें तो अपन लिखेंगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए ये आपका हो जाएगा विधेय। उद्देश्य के बारे में मतलब आप कर्ता के बारे में क्या कहते हो? वाक्य में कर्ता के बारे में क्या कहते हो? जैसे हमने अभी एक सेंटेंस देखा कि मोहन बाजार गया, तो हमने मोहन के बारे में क्या बात की कि वो बाजार गया। तो बाजार गया जो शब्द है वो आपका विधेय कहलाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि मोहन बाजार गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, कर्ता को, ये तो हो गया आपका उद्देश्य और ये हो गया आपका विधेय। ये क्या हो गया आपका? विधेय। आपका मोहन जो है वो उद्देश्य हो गया, मोहन मतलब कर्ता है, और जो मोहन के बाद जो आपका बचा वो आपका हो गया विधेय। मतलब मोहन के बाद या कर्ता के बाद में जो कुछ आपने लिखा कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो मोहन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बाजार गया, तो ये विधेय आपका हो जाएगा। ये वाक्य के दो अंग हैं। आपको वाक्य के अंग से संबंधित प्रश्न बहुत अवश्य पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि उद्देश्य जो होता है वो कर्ता को कहते हैं, और विधेय कर्ता से भिन्न जो कुछ वाक्य के अंदर है वो सब कुछ आपका विधेय कहलाएगा। तो ये आपकी चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब अपन जो पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। ये तो छोटी छोटी चीजें थी जो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। ये आपका जो है बहुत बड़ा है, वाक्य के प्रकार। यदि वाक्य के प्रकारों की अपन बात करें तो इसके दो आधार हैं। एक तो आपकी रचना की दृष्टि से इनको बांटा गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, और एक इनको बांटा गया है अर्थ के आधार पर। ये दो आधार आपके यहाँ पर बांटे गए हैं। तो रचना के आधार पर यदि अपन वाक्य देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर देखें तो एक होता है सरल या साधारण वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, और एक होता है आपका मिश्र वाक्य। ये तो आपके तीन रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 8 प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। एक होता है विधानवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है विस्मयादि बोधक, एक होता है निषेधवाचक, एक होता है
निषेधवाचक, एक होता है आज्ञावाचक, एक होता है इच्छावाचक, एक होता है संकेतवाचक, और एक होता है संदेहवाचक। ये 8 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यदि आपको ये याद है, देखिए इनमें थोड़ी सी अपन को कठिनाई उठानी पड़ेगी, लेकिन ये जो है वो सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। ये नाम के अकॉर्डिंग आप इनको याद कर सकते हो, और इनकी याद करने की जो ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो आपके हैं इनको आप याद कर सकते हो। यहाँ पर अब मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं इसकी, विप्र विन आई चांस, ये आपको याद रखने हैं। आप विप्र विन आई चांस इसको आप याद रखें, और 8 प्रकार आपके इसमें याद हो जाएंगे। जैसे बी विधानवाचक, प्रे प्रश्नवाचक, बी विस्मयबोधक, न निषेधवाचक, आ आज्ञावाचक, ई इच्छावाचक, सांस संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये अपन को इसके आधार पर आप इसको याद कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो वाक्य के प्रकारों में, हम रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उनको अपन पढ़ेंगे, और उनके बारे में अपन देखते हैं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अपन को ये इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है। नंबर 1 जो है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य, देखिए इसको अपन साधारण भी कहते हैं। यदि आपको परीक्षा में साधारण वाक्य आ जाए तो एक ही बात है, सरल वाक्य आ जाए तो एक ही बात है, आपसे सामान्य वाक्य पूछ ले तो भी कोई बात है। यदि आपसे कोई सामान्य वाक्य भी पूछे तो भी अपन को ये ही करना है। तो सरल वाक्य में सबसे पहले अपन देखेंगे कि सरल वाक्य में क्या होता है। तो भैया हमने वाक्य में अभी देखा था कि वाक्य के अंग होते हैं 2, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। और उद्देश्य और विधेय इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। एक उद्देश्य होता है, विधेय होता है, और दोनों से मिलकर बनता है वाक्य। यदि आप सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उस वाक्य के अंदर आपका एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, और जो वाक्य बनेगा वो सरल बनेगा। सरल वाक्य बनेगा मतलब आपका एक ही वाक्य होगा। एक ही वाक्य में सारी चीजें आपको, चाहे वो कुछ भी लिख रहा है वाक्य में, तो वो एक ही वाक्य के अंतर्गत लिखेगा। और दूसरी विशेषता इसकी आपकी हो गई, जैसे पहली विशेषता ये हो गई, दूसरी विशेषता आपकी ये हो गई कि वो साधारण अर्थ का आपको बोध कराएगा। कैसे अर्थ का? साधारण अर्थ मतलब सामान्य बात वो करेगा, उसे सामान्य अर्थ वो आपको बताएगा। यदि आपको किसी भी वाक्य के अंदर ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे कि उसके अंदर उद्देश्य और विधेय एक हो, दो नहीं हो, मतलब दो चीजें नहीं हो, दो सेंटेंस नहीं हो, कोई भी उपवाक्य नहीं हो, कोई भी उसका आश्रित वाक्य नहीं हो, कोई भी उसका एक अटैचमेंट में कोई भी सेंटेंस कोई दूसरा ना हो, तो आपको ऐसे वाक्य जो है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे माना कि मोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, मैं बाजार जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, ऐसे कोई भी सेंटेंस आपसे सीधे साधे पूछे जाए तो वो आपके सरल या साधारण वाक्य कहलाते। ये बहुत सही होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। लेकिन जो आपके दो और होते हैं उनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो उन दोनों में अंतर अपन करना सीखेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य जो है उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, और इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है आपका सरल वाक्य। ठीक है, ये साधारण अर्थ आपको देता है। दूसरा जो अपन वाक्य पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको दूसरा और तीसरा मतलब दोनों को मैं आपको एक अंतर करके बता देता हूँ। जैसे एक तो हो गया आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त
वाक्य और एक है आपका मिश्रण वाक्य। यहाँ पर आपको दोनों का मतलब समझना है कि संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना और मिश्र का मतलब होता है मिश्रण करना। क्या करना? मिश्रण करना। अब अपन को मिश्रण और जोड़ना क्या होता है? दोनों में ही दो चीजें जोड़ी जाती हैं या तीन चीजें जोड़ी जाती हैं, दोनों में ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जोड़ने का मतलब है इसको आप कभी भी अलग कर सकते हो, इसको आप अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ये जो है इसको आप अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये आपकी एक भिन्नता होगी। इसमें आपके दो वाक्य होंगे, इसमें भी आपके दो वाक्य होंगे, ठीक है। इसमें जो दोनों वाक्य हैं ये आपके स्वतंत्र होंगे। ये कैसे होंगे? स्वतंत्र, मतलब एक का दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक वाक्य दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि दो वाक्य जो होंगे उनमें से एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, मतलब एक मुख्य वाक्य होगा, प्रधान वाक्य होगा और एक उस पर एक आश्रित वाक्य होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। अगली बात क्या है? ये सारी चीजें अपन को इम्पोर्टेंट है, ये अपन को सब चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नंबर 4 बात क्या होगी कि ये जो दो अलग वाक्य हैं, इसमें भी दो वाक्य, इसमें भी दो वाक्य, तो उनको जोड़ने का काम क्या करेंगे? इसको संयोजक शब्दों से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा इनको? संयोजक शब्दों से जोड़ना। यदि अपन इसकी बात करें तो ये संबंध बोधक शब्दों से जोड़े जाएंगे, संबंध बोधक शब्दों से जोड़ना। ये आपके संबंध बोधक शब्दों से जोड़े जाएंगे, ये आपके संयोजक शब्दों से जोड़े जाएंगे, ये आपके संबंध बोधक शब्दों से जोड़े जाएंगे। ये अपन को ध्यान रखना है। अब संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर यदि अपन बात करें तो और है, तथा है, एवं है, और तथा एवं वह है, आपका लेकिन है, किंतु है, परंतु है, बल्कि है आदि। ऐसे शब्दों से हम इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और यदि अपन इधर बात करें तो ये आपको जो, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, जिससे, कि, ये आदि। ऐसे ही शब्द आपको यहाँ पर जोड़ने के लिए मिलेंगे। अब देखो हमने इतनी सारी चीजें जो है आपके सामने अपन ने लिखी है, तो अपन इन दोनों में आप डेफिनेशन इनकी क्या होगी, दोनों में इनमें क्या अंतर होगा, दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को एक एक को पढ़ना है। देखो संयुक्त का मतलब जोड़ना, मिश्र का मतलब मिश्रण करना। जोड़ने में, मिश्रण करने में क्या अंतर होता है? जैसे मेरे पास में एक रस्सी के दो टुकड़े हैं, मैं उन दोनों टुकड़ों को क्या करता हूँ? जोड़ता हूँ। दो अलग चीजों को मैंने उसमें दोनों में एक गांठ लगा दी और उनको जोड़ दिया। लेकिन मुझे कभी भी जब वो दोनों अलग अलग टुकड़ों में चाहिए तो मैं उस गांठ को खोलकर उन दोनों को अलग अलग टुकड़ों में दोबारा से प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये तो होता है जोड़ना। एक होता है मिश्रण करना, जैसे माना कि आपने दूध में शक्कर को मिश्रित कर दिया, शक्कर को घोल दिया, और यदि आप उसके बाद चाहें कि दूध और शक्कर को मैं अलग कर सकूं तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। दूध और शक्कर दोनों अपने आप में घुल जाते हैं, मतलब एक का दूसरे के साथ में क्या होता है? अस्तित्व जुड़ जाता है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन की यदि अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं उनमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो कैसे वाक्य होते हैं? स्वतंत्र।
दो कैसे वाक्य होते हैं? स्वतंत्र। और ये दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही वाक्य जो है जो स्वतंत्र हैं वो इनके द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब संयोजक शब्दों जैसे और, तथा, एवं, वह, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि आदि शब्दों के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे माना कि सोहन सो रहा है लेकिन मोहन पढ़ रहा है। ये आपने देखा कि देखो ये सेंटेंस जो है वो अलग है, ये सेंटेंस जो है वो अलग है, और ये लेकिन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो हम समझ जाएंगे कि लेकिन क्या है? संयोजक शब्द है, और ये किसके अंदर आता है? संयुक्त वाक्य के अंदर। अब हम कभी भी इनको चाहें कि इन दोनों सेंटेंस को मुझे अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस लेकिन को हटा दूंगा यहाँ से और एक पूर्ण विराम यहाँ लगा दूंगा। ये दोनों सेंटेंस आपस में अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं इधर बात करता हूँ कि मिश्र वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो मिश्र वाक्य की डेफिनेशन में भी आप देख रहे हैं कि दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक कैसा होता है? प्रधान, और एक होता है आश्रित। तो अपन को डेफिनेशन में ये चीज लिखनी पड़ेगी कि मिश्र वाक्य के अंदर दो वाक्य होते हैं, और दोनों वाक्यों में से एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। और ये दोनों ही वाक्य जो है संबंध बोधक शब्दों, जो, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, जिससे, कि, इन शब्दों से लगभग ये जुड़े होते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आपको मिलती है तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा, और इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे माना कि एक एग्जांपल लिखते हैं कि उमा रमा की बहन है जो एक अध्यापक है, अब यहाँ पर अपन ने देखा कि ये दो वाक्य हैं, दोनों जो से द्वारा जुड़े हुए। तो पहली बात तो जो क्या है? संबंध बोधक शब्द है, तो ये जो अपन पहचान लिया कि संबंध बोधक शब्द है, तो ये किसके अंदर आएगा? मिश्र वाक्य के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो आपस में आश्रित है एक दूसरे के ऊपर। जैसे उमा रमा की बहन है, और हमने आगे लिखा है कि एक अध्यापक है, लेकिन अध्यापक कौन है? वो आपको ऊपर वाले सेंटेंस पर जाना पड़ेगा कि। और दूसरे यदि रूप में आप देखें तो इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें भी बताई जाती है। जैसे उमा रमा की बहन है, उमा के बारे में हम दो बातें बता रहे हैं, एक तो वो रमा की बहन है और एक वो अध्यापक। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने कभी भी आती है तो वो आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। यहाँ तक का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने आज आपके सामने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग और हमने वाक्य के प्रकार यहाँ तक हमने पढ़े हैं। और वाक्य के प्रकार अभी हमने केवल और केवल रचना के आधार पर अभी तक पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो भी हम आगे आपको अगली वीडियो के अंदर उनको हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे 8 प्रकार है, पहले आप इनको पढ़ें। आज आप इनको वाक्य की परिभाषा, तत्व और अंग और रचना के आधार पर 3 वाक्य के प्रकार, तो ये आप तैयार करें। और इसके बाद अपन वाक्य के अर्थ के आधार पर जो प्रकार है उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप जो है लगातार इन चीजों को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और दूसरे लोगों को भी आप इनको शेयर करते रहिए। थैंक यू।